चलिए आज का सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, समीकरण एंड इट्स अभिक्रिया का। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, सरल सूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा। यानी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? समीकरण के द्वारा। जैसे ए प्लस बी रिएक्शन करके क्या बनाता है? सी प्लस डी बनाता है। तो समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें तो टिक लगा दिया आंसर, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग इसका भी ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे। आप लोग ये शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो इसमें से जो है ना आपका ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है, ये वाला ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जो सब एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला। तो इधर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इधर मतलब नहीं दिया गया, आंसर भी नहीं लगा हुआ। फिर इतना भी ऑब्जेक्टिव देखना है, 36 से 50 को ऑब्जेक्टिव देखना। हम लोगों को कहां तक देखना ऑब्जेक्टिव? 50 को क्वेश्चन तक का ऑब्जेक्टिव देखना है। तो चलिए हम लोग 50 तक ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला? समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार की परमाणु संख्या समान है। तो यह समीकरण क्या होता है? परमाणु संख्या अगर समान होता है वह तो समीकरण कैसा होता है? संतुलित समीकरण होता है। वह कैसा समीकरण होगा? संतुलित समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण वो संतुलित है? वो संतुलित मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, ठीक है, यहाँ क्लोरीन 2 गो, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 गो है ना, 2 गो। तो ये क्या बैलेंस है। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड को जब ब्रेक किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यहाँ पे 2 गो पोटेशियम, यहाँ पे भी 2 गो पोटेशियम, यहाँ पे क्लोरीन के गो है? 2 गो क्लोरीन है। और यहाँ पे के गो क्लोरीन? 2 गुना 1, तो 2 गो क्लोरीन, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन के गो है? 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे के गो ऑक्सीजन है? 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। अब ये तो बैलेंस है, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट को जब तोड़ा जाता है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो ये देखना बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे लेड माने शीशा होता है। यहाँ पे एगो पीबी है, यहाँ पे भी एगो पीबी, तो ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के गो है? 2 गो नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 गो है, तो ये वो बैलेंस हो गया, ये अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया? यहाँ नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो तो 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो गो नंबर क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी तरह बोला जरा क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित समीकरण? तो उसी तरह देख लेना, संतुलित समीकरण बताई दिए हैं। तो जैसे यहाँ पे लोहा 1 गो, यहाँ पे लोहा 1 गो, यहाँ क्लोरीन 2 गो, यहाँ क्लोरीन 3 गो, तो ये वो संतुलित हो गया। उसी तरह ये भी देखो, अमोनिया, ये नाइट्रोजन के गो, यहाँ पे 1 गो, यहाँ नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ 2 गो नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 गो, 1 गो यहाँ पे नाइट्रोजन, 1 गो यहाँ पे नाइट्रोजन, के गो नाइट्रोजन हो गया? 2 नाइट्रोजन हो गया ना, 1 गो यहाँ पे नाइट्रोजन, 1 गो यहाँ नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन हो गया। उसी तरह से यहाँ से भी नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्या है? 2 गो है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है? 4 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन के गो 2 गुना 2 4 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन के गो है? 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन के गो है? 2 गो। तो यानी ये दोनों क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। तो ऑप्शन नंबर गो हो गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? इसमें क्या बोला जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, इसमें लिखे हैं, चलो ये बनाया नहीं है, पे बना देते हैं, इधर बनाएगा तो ये पेज। तो चलो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोला? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? और कौन क्या कहना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सा हो गया? अपघटन अभिक्रिया हो गया। अपघटन अभिक्रिया में होता है जब कोई एक नया पदार्थ इसको गर्म करते तो दूसरा 2 गो नया पदार्थ बन जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, पहला क्या आंसर हो गया इसका? घो नंबर हो गया आंसर। अब क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करने पर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बताए थे ना, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब
प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट के जल विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के जल विलयन में सोडियम क्लोराइड का जल विलयन डालने पर वो विलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, तो यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। आप बताए थे सिल्वर नाइट्रेट के जल विलयन में सोडियम क्लोराइड का जल विलयन डालने पर वो विलय सिल्वर क्लोराइड यानी अवक्षेप रूप में नीचे बैठ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये तो पता ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, तो ये कैसा अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हो गया? NaOH जब HCl जब NOH के साथ अभिक्रिया करता है, ये परवल अम्ल है, ये परवल क्षार है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो न्यूट्रल बना देगा, NaCl बना देगा। सोडियम देखो ये Na हो गया और ये Cl हो गया, NaCl बन गया और क्या बनेगा? H2O वाटर बन गया। तो ये कैसा अभिक्रियन है? अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण, लवण और जल बनाता है। उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसके अनुसार से। आप बोला जरा निम्नलिखित में कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? अब ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो बहुत बार पूछता है, लेकिन एग्जाम में विद्यार्थी लोग कंफ्यूजन में रहता है। इस कंफ्यूजन को हम चलो दूर करते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलो, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते किसको है? जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होता है तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण कब कहते हैं? जब ऑक्सीजन जुटता और हाइड्रोजन निकलता तो क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन जुटा और हाइड्रोजन का निकलना तो ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा तो अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये सब पढ़ा दिए थे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है यानी CaCO3 है, जब ब्रेक किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये तो अपक्षेपण वियोजन अभिक्रिया हो गया। एक आदमी था, टूट के दो आदमी अलग अलग हो गया, तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। ये तो नहीं होगा। हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो HCl बनता है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जुट के क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये वियोजन अभिक्रिया हो, रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुट रहा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जुट गया, तो हाइड्रोजन का जुटना ये क्या कहलाता है? अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। और ऑक्सीजन का निकलना भी अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन खाली जुट रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो सकता है। यहाँ पे देखो विस्थापन अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना दिया, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, नहीं ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैल्शियम ने हाइड्रोजन को मार के भगा दिया, कैल्शियम ताकतवर है, हाइड्रोजन के मार के भगा दिया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया। ये विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड और वाटर बना देता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं ना। अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है लवण और जल बनाता है, ये तो बताए थे। जब एसिड HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो NaCl और वाटर बनाता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहीं पे वही चीज दिया गया, तो इसके अनुसार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा। अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्माक्षेपी माने उष्मा निकलना। तो कौन सा अभिक्रिया में उष्मा निकल रहा? देखो यहाँ पे, यहाँ उष्मा निकल रहा जरूर, लेकिन माइनस में उष्मा निकल रहा, ये गलत हो गया। यहाँ पे उष्मा निकल रहा प्लस में, यानी 94.45 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रहा। कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और इतना कैलोरी क्या निकल रहा है? ऊर्जा निकल रहा। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? ये ठीक है, ये क्या है? सही है। और ये दोनों अभिक्रिया करके, ये तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। जब इसमें उष्मा ग्रहण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? उष्मा ग्रहण हो रहा है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। और ये क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, ये मतलब ये अभिक्रिया नहीं हो गया। तो कौन सा अभिक्रिया हो गया? ख नंबर अभिक्रिया हो गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? उष्माक्षेपी। अब बोला जरा कौन सा ऑक्सीकारक है
ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, पहले ये समझना है। ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का निकलता है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं उसी को हम लोग ऑक्सीकारक भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीकरण हो जाता है और उसी को ऑक्सीकारक भी कहते हैं। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, घ नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गुण प्रदर्शित करता है, अपकारक गुण प्रदर्शित करता है। अपकारक किसे कहते हैं, यानी इसमें अपकारक पहले अपकरण किसको कहते हैं, तो अपकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन निकल जाता है, और जिसका अपकरण होता है उसी को अपकारक कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन जुट गया, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपकारक कहलाता है। तो यहाँ पे जो ना हाइड्रोजन जुट गया तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपकारक कहते हैं। तो ये अपकारक गुण कौन दर्शाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड दर्शाता है। ये सब में थोड़ा दिक्कत होता है, एक दो बार पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब जैसे कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, जब ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन का जुटना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में 14 में क्या बोला जा रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में जो भोजन पचता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है, कोयला बिना ज्वाला के साथ जलता है, धुआं निकालता है। चलो ये सब तो पढ़ लिए। अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इधर वाला। इधर मेन बात इंपोर्टेंट, लास्ट में ज्यादा इंपोर्टेंट दिया गया। 50 गो ऑब्जेक्टिव है, डीवीडी बुक में भी 50 गो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये वाला बुक का कंपेयर नहीं कर सकता। तो पेंसिल, तो हाँ पेंसिल मिल गया, चलो पेंसिल से टिक करते चलेंगे जो इंपोर्टेंट होगा। अब देखो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई एक पदार्थ होता है उसको तोड़ करके दो पदार्थ बनता है, जिसको हम लोग ब्रेकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेकअप। जैसे ये एक आदमी था, इसको टूट के दो आदमी बन गया, तो ये क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। दो आदमी था, ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ये भी, ये तो कोई अभिक्रिया नहीं, मतलब इसका पलट उलट के लिख दिया है, तो ये समझ में आ गया। विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब मजबूत आदमी कमजोर एलिमेंट को मार के भगा देता है। गो नंबर खो नंबर में तो वियोजन अभिक्रिया है। गो नंबर में देखो, लोहा कॉपर को मार के भगा दिया, तो लोहा कॉपर सल्फेट के साथ दोस्ती कर लिया तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट में बन गया तो वियोजन हो गया। ये कौन सा अभिक्रिया, बहुत बार बताए, 3-4 बार। देखो अभी इधर बताए थे, कौन सा अभिक्रिया, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आप देखो उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसमें दो गो विस्थापन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दो पदार्थ का विस्थापन हो जाएगा। जैसे ये तो नहीं है, ये वाला होगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो इसमें देखो, इसमें सिल्वर क्या मजबूत है, यानी सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl बन गया। Ag क्या बन गया, Cl के साथ रिएक्शन कर लिया और सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लिया, यानी सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लिया और सिल्वर क्लोराइड बना दिया। तो यही हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो बार विस्थापन हो रहा है। ये सिंगल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग सिंगल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया, ये इसका नाम है एक खाली विस्थापन अभिक्रिया। जिंक हाइड्रोजन को मार के भगा दिया तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन निकल गया। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये कैसा अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये वाला कौन सा अभिक्रिया है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भी कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं, शरीर में पचना। सर ये तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ये अपघटन अभिक्रिया है, ये तो अपघटन अभिक्रिया है।
ये भी अपघटन अभिक्रिया है और ये भी नहीं, ये तो संयोजन अभिक्रिया है। तो यही तो न है, क्योंकि बोल रहा था कौन सा अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, घो नंबर हो जाएगा। अब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य के बारे में बोल रहा है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। हाँ, ऑक्सीजन का जुटना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, सही है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अपकरण कहलाता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन जुटता है तो वह अपकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपकरण कहलाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, अपकारक पदार्थ ऑक्सीकरण होता है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है, क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, घो नंबर हो जाएगा। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अब अपकारक पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अपकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होता है, गलत हो गया। अपकारक पदार्थ का अपकृत हो जाता है, अपकारक पदार्थ अपकृत हो जाता है, और ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर गो क्या है, सही है। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इस संबंध में कौन सा कथन सही है, किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपकरण हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो दूर करना है इसको। चलो, जिंक ऑक्साइड का अपकरण होगा, कैसे पता चलेगा, तो जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे इसे क्या हो गया, जिंक क्या हो गया, यहाँ पे जिंक था और जिंक यहाँ से निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुटना ये क्या कहलाता है, अपकरण कहलाता है। तो यहाँ पे ZNO है, जिंक से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, खाली जिंक बचा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकल गया तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, अपकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, घो हो जाएगा। जब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का अपकरण होता है, ये बन गया। चलो, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव, इससे ऑब्जेक्टिव 2 3 6 7 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया, दहनशील अभिक्रिया कौन सा है, दहन अभिक्रिया उबला हुआ जल है, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। कौन दहन अभिक्रिया है, उबला हुआ जल, तो गलत हो गया। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना ये क्या हो जाएगा, दहन का विक्रिया हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना तो पिघलना, उसमें मोमबत्ती का पिघलना है, ये तो केमिकल फिजिकल चेंज हो जाएगा। ये पेट्रोल का जलना होगा, पेट्रोल का जलना मतलब दहन अभिक्रिया, पेट्रोल को जलाते तो जल्दी से आग लग जाता है, तो ये कौन सा विक्रिया हो गया, दहन अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, ये तो गलत है। अब प्रकाश निकलता है ना, उसमें प्रकाश उत्सर्जन होता है, तो ये सही है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का अपघटन होता है, गलत, प्रकाश का अपघटन होता है, ये गलत। कौन सा हो गया, घो नंबर हो गया। अब जैसे देखो, लेड ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो लेड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, यानी लेड ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब इसमें बताना कि किसका ऑक्सीकृत हुआ है, कौन सा पदार्थ के क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया है। अब जैसे यहाँ पे लेड ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन था, यहाँ से लेड ऑक्सीजन निकल गया। अभी बताया तो जब ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोजन जुटता है, तो उसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, अपकरण। अपकरण अभिक्रिया से कहते हैं जब हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन निकले, तो वो कौन सा अभिक्रिया होता है, अपकरण। तो लेड ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, खाली लेड बना, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेड ऑक्साइड का अपकरण होता है, ऑप्शन नंबर गो हो गया। अब रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो तुम बता देगा। ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया जब दोनों साथ साथ होती है तो इसी को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ में होती है तो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर घो हो जाएगा। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं ना, बताए थे। जैसे लकड़ी नहीं जलता, धीरे धीरे पहले धुआं निकलेगा, पानी निकलेगा, कागज को जलाएंगे तो तुरंत फुई से जल जाएगा, तो कागज का ज्वलन ताप क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर को हो गया इसका। आप जैसे देखो, पोटेशियम क्लोराइड को जब पोटेशियम आयोडाइड को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन से पता चलता है कि कौन सा अभिक्रिया है। आप बोलेगा पोटेशियम आयोडाइड जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो पता चलता है कि आयोडीन एक क्रियाशील पदार्थ है। आयोडीन क्रियाशील है कि आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, कौन क्रियाशील अधिक है, यानी पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करा तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया। ये पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन कर लिया, क्लोरीन के साथ, और आयोडीन अलग हो गया। तो यानी पोटेशियम जो है ज्यादा शक्तिशाली है किसका, क्लोरीन से,
अपकरण तो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है ना इसमें। पोटेशियम क्लोराइड ये ऑक्सीकारक हो जाएगा, नहीं। ये आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। अब तो कौन सा हो जाएगा, किसकी तुलना में अधिक होगा, तो ये वाला आयोडीन की तुलना में क्लोरीन सबसे अधिक है। आयोडीन की तुलना में क्लोरीन क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। आयोडीन कम क्रियाशील है, क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। तब ना आयोडीन को मार के भगा दिया और किसके दोस्ती कर लिया, क्लोरीन जो पोटेशियम से दोस्ती कर लिया, तो ये क्या हो गया, आयोडीन कमजोर हो गया। और तो आयोडीन की तुलना में क्लोरीन क्या है, अधिक क्रियाशील है। ये वाला हो गया। अब चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पे क्या होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, NaCl द्रव अवस्था में है, तो विद्युत का अपघटन करने से क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। सोडियम कैथोड पे चले जाएगा और क्लोरीन एनोड पे चले जाएगा। तो ये वाला देखो, सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, ठीक है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। अब एनोड और कैथोड, ए मतलब एनोड मतलब पॉजिटिव हो गया, धातु जो है पॉजिटिव पे चले जाता है और क्लोरीन जो है एनोड पे। एनोड मतलब होता है निगेटिव। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन निगेटिव है। जैसे सोडियम प्लस हो गया, क्लोरीन हो गया। प्लस वाला को केटायन बोलते हैं और क्लोरीन वाला को एनायन बोलते हैं। तो ये क्लोरीन गैस कहाँ पे चले जाएगा, एनोड पे मुक्त होती है। क्लोरीन गैस कहाँ पे मुक्त होती है, एनोड पे मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर वो कहां पहुंच जाएगा, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड NaCl Na प्लस और Cl माइनस है। Cl माइनस है, ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया। क्लोरीन कहां पे चले जाएगा, एनायन पे चले जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा। सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, सोडियम प्लस है, प्लस है तो केटायन पे जाएगा ना कि एनायन पे जाएगा, ये एनोड पे नहीं जाएगी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर यहाँ सोडियम धातु केटायन पे जाती है, एनोड और कैथोड, कैथोड पे लिखता तो ये सही हो जाता, लेकिन एनोड पे लिख दिया। एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, तो ये सही है। अब खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस मुख्य अवयव क्या है, बताए तो उसमें कौन सा मुख्य अवयव रहता है, ब्यूटेन। एग्जाम में आया, बहुत बार क्वेश्चन है। खाना बनाने वाले प्रयुक्त ये द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में कौन सा प्रमुख अवयव है, ब्यूटेन है। काली चूना और जल के बीच में विक्रिया होने पर क्या प्राप्त होता है, काली चूना चूना में करबे करता, वही तो बताइए रहा, सही सही बात। पानी जैसे डालते हैं तो बुलबुल करने लगता है ना, अपने गर्म मतलब बुलबुल करने लगता है, उस्मा रिलीज होने लगता है। क्या होता है, उस्मा रिलीज होने लगता है। काली चूना और जल, काली चूना और जल के बीच में विक्रिया होने पर क्या होता है, उस्मा रिलीज होता है। पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी नहीं होगा, उष्मा अवशोषण नहीं होगा क्योंकि उष्मा तो नहीं खींचता, उष्मा निकलने लगता। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखो तो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में असंतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। वो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान की अनिश्वरता के सिद्धांत पर आधारित होता है। 16 का खो नंबर होगा, 16 का क्या होगा, खो नंबर, 16 का खो, यानी ये द्रव्यमान, ये क्लास 9 क्लास का आ गया। अब ले सर ये तो नहीं, 9th 10th में भी है, संतुलित रासायनिक समीकरण ना बता रहे थे, तो उसी में बताया गया। तो ये जो है ना सिद्धांत द्रव्यमान की अनिश्वरता के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, द्रव्यमान की अनिश्वरता के सिद्धांत पर आधारित है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है तो क्षेपी, उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर को हो गया, क्या हो गया, को नंबर हो गया आंसर। रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत्य है, औसत्य कथन के बारे में बताना है। यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। परमाणु और अणुओं की आपेक्षिक जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। गैस अभिकारक और प्रतिफल है, अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान का अनुपात बताता है, द्रव्यमान के बी की जानकारी देता है। तो कौन सा कथन गलत है, तो ये तीनों तो सही है, लेकिन घो नंबर इसका 18 का घो गलत है। कौन सा गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि ये बेग की जानकारी नहीं देता, अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान का अनुपात बताता। ये वाला किताब में बताए थे,
ये वाला क्या बोलते हैं, निकाले हैं, देखें बताएं, नहीं तो दिमाग में नहीं चलेगा सर क्या। यही चीज ना होता है, देखो यही चीज बताया गया था अभी। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बना दिया, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अमोनिया बना दिया। के गो परमाणु, 2 परमाणु, इसमें के गो परमाणु, 3 दूनी 6 परमाणु हो गया। 3 H2O बोल देगा तो इसमें के गो परमाणु, 3 गुना 2 6 परमाणु हो गया। के गो अणु है तो यहाँ पे 2 अणु है, खाली NH3 लिखता तो 1 अणु, लेकिन यहाँ 2 लिख दिया तो मतलब 2 अणु हो गया। अब यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे आगे में क्या लिखा हुआ 3 है तो 3 मोल हो गया, यहाँ आगे क्या लिखा 2 तो 2 मोल हो गया। 1 मोल का वजन होता है, नहीं नाइट्रोजन का मोल ग्राम में 28 ग्राम, क्योंकि परमाणु संख्या 7 होता है और इसका परमाणु भार 14 होता है। 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28 हो गया। 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है तो 2 होता है, और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब उसी तरह से यहाँ भी बनाया तो 34 ग्राम कैसे हुआ, क्योंकि 1 नाइट्रोजन का वजन है 14, 2 नाइट्रोजन का वजन कितना हो गया 28, और फिर उसी तरह से 28 हो गया। 1 हाइड्रोजन का वजन होता है 2, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है तो 28 6, 28 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आयतन हो गया, आगे में क्या लिखा 3 आयतन हो गया, यहाँ पे कितना है 2 आयतन हो गया, यही सब बताता है। 1 STP 22.4 लीटर होता है, यहाँ 3 हुआ तो 3 गुना 22.4 है, यहाँ पे 2 है तो 2 गुना 22.4 लीटर, इसी के बारे में बताया था। वेग न बताया गया इसमें, तो यहाँ पे देखो यहाँ बोला जा रहा था वेग भी बताया जा रहा था, इसलिए ये क्या हो गया वेग नहीं बताता। ये सब ऑप्शन पीछे में बताए, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं बताते, इसलिए ये क्या हो गया गलत हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो तो, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड का जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो अपक्षेपण अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, अपक्षेपण अभिक्रिया। बेरियम क्लोराइड क्या होता है नीचे में बैठ जाता है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है नीचे में बैठ जाता है, इसलिए अपक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया हो गया अपक्षेपण अभिक्रिया हो गया। अब इसमें बताना है जैसे अमोनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन और जल बना देगा, तो यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और नाइट्रोजन और वाटर बना देगा। विस्थापन अभिक्रिया तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कौन संश्लेषण अभिक्रिया 2 गो रिएक्शन करके नया पदार्थ निर्माण कर रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो हमले 4 वर्ष में प्रकाश रसायनिक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, संश्लेषण अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, संश्लेषण अभिक्रिया। 20 का तो घो बता रहा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा, बुक में भी मतलब आंसर बता रहा है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें मतलब नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन को मार के भगा दिया ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मार के भगा दिया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और यहाँ पे वाटर बन गया, तो ये कौन सा हो गया, विस्थापित कर रहा है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, मार के भगा रहा है, विस्थापन कर रहा है, तो ये क्या हो गया विस्थापित अभिक्रिया हो गया। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण मतलब ऊष्मा निकलेगा, तो अम्ल को जब जल में मिलाएंगे ना तब मतलब ऊष्मा निकलने लगेगा। अम्ल लो, अम्ल में जल मिलाओ, तो ये गलत होता है, जल में अम्ल को मिला सकते हैं। अम्ल में जल, अम्ल को जल में निकाल दहन करने पर क्या होगा, ऊष्मा निकलने लगता है, तो ये कौन सा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन हो जाएगा, किसका गो, ठीक है ऊष्माक्षेपी हो गया। अब देखो ये वाला, बहुत किसी तेल, यदि किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सा गैस का उपयोग करेंगे, अगर किसी ताजा तेल को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने पर कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन अमोनिया किसका प्रयोग करेंगे, तो नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बोला नाइट्रोजन है। अर्नब कुरकुरे में मतलब नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि महकता नहीं, मतलब सेमाता भी नहीं है और हम लोग बहुत दिन तक खा भी सकते हैं उसको। अब चलो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब है। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उष्मा निकालता है, तो कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया तो ये है, और उसके साथ में उष्माक्षेपी भी है क्रिया, क्योंकि उष्मा क्या कर रहा है निकाल रहा है, उष्माक्षेपी भी अभिक्रिया, तो कौन सा हो जाएगा, खो नंबर हो गया। हल्के हरे रंग के पदार्थ, रावा पदार्थ, हल्के हरे रंग के रावेदार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, तो यह निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या बोला जा रहा है, एक हल्के हरे रंग के रावादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है। क्या निकलती है, दम घुटने वाली गैस निकलने लगती है,
जब हल्के हरे रंग के रावादार पदार्थ को गर्म करते हैं तो दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवक्षेप में बच जाता है। तो कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं दिया है। ये हाँ बिल्कुल सही बोला। कौन सा अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया तो नहीं है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। 24 का घो दो रहा, अपघटन अभिक्रिया बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अपघटन अभिक्रिया, अपघटित होकर के कुछ नीचे में बचेगा ना, बोला अपघटन मतलब ये अपघटन अभिक्रिया और वियोजन। अपघटन मतलब तोड़ना होता है। अपघटन मतलब क्या होता है? तोड़ना। तोड़ तो दिया लेकिन भूरे रंग का अवशेष भी पदार्थ बच गया, तो ये बुक के अनुसार से ऑप्शन नंबर घो होगा, अपघटन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब शक्तिशाली एलिमेंट कमजोर वाले एलिमेंट को मार के भगा देता है, उसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है, तो इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की तार लटकाने पर, क्लास का टाइम आ जा, पढ़ाई भी तो करेंगे, फोन कर रहा आप बात करेंगे तो कट जाएगा वीडियो, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, चलो तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे के तार चमकीले सिल्वर की परत पर बैठ जाती है, तो इस अभिक्रिया में क्या पता चलता है? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की तार लटकाने पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है, तो इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? सिल्वर तांबा से अधिक क्रियाशील है, तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, या सिल्वर तांबा से दोनों क्रियाशील है। यानी सिल्वर तांबा से अधिक क्रियाशील है कि तांबा सिल्वर ना, तांबा जो है ना सिल्वर से अधिक क्रियाशील होगा, तांबा सिल्वर को मार के भगा देगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? घो नंबर हो जाएगा 25 का खो। ठीक है, यानी कौन सा आंसर होगा? तांबा जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में जब लटकाते तो तांबा जो है ना सिल्वर से अधिक क्रिया, वो जो जैसे बोले थे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, कॉपर, फिर उसके बाद क्या आता है? सोना चांदी आता है हाइड्रोजन के नीचे में, लेड तो पूरा होता है सर, कमजोर सोना होता है। तो तांबा मतलब है जो सिल्वर को अधिक क्रियाशील होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? यानी सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा, तो ये सही हो जाएगा, ये ना 26 का गो। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्साइड विलयन को डालने पर कौन सा गैस? अगर ऐसे में समझ में आ गया तो लिख करके भी बना सकता है। रिएक्शन बताए थे ना, देखो रिएक्शन मतलब क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पहले बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यही तो बताए थे। HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो नमक और जल बनाता है, यानी सोडियम क्लोराइड, इसी को तो बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये जल बनाता है, तो यही हो गया ऑप्शन नंबर गो। तो पढ़ाई था। अब लोहा फेरस सल्फेट, सॉरी लोहा सल्फेट नहीं, ये फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है? लोहा अलग हो जाता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है ना, एक एलिमेंट दूसरे को मार के भगा दिया। ये लोहा फेरस सल्फेट था, ये लोहा जो एल्युमिनियम को मार के भगा दिया, यानी एल्युमिनियम लोहा को मार के भगा, एल्युमिनियम शक्तिशाली है लोहा से, तो एल्युमिनियम लोहा को मार के भगा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और लोहा अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर घो हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होगा? लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाएंगे तो कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा और फेरिक क्लोराइड बनता है। कौन सा बनता है? फेरिक क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड, दोनों दे दिया, तो इसमें दिक्कत हो सकता है। फेरिस क्लोराइड बनेगा कि फेरिक क्लोराइड बनेगा? तो फेरस क्लोराइड बनेगा। कौन सा बनेगा? फेरस क्लोराइड, ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। ये कौन जाएगा? को। लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। फेरस मतलब 2 गो बनता है और फेरिक मतलब 3 गो बनता है।
Fe3O को बोलते हैं फेरस लोहा जब HCl से विक्रिया करता है, यानी इसका कहने मतलब ये बोला जा रहा है Fe जब HCl से विक्रिया करेगा, लोहा जब HCl से विक्रिया करता है तो फेरस से क्लोराइड बनेगा Fe2O3, क्या बोला, फेरस क्लोराइड है Fe2Cl3, FeCl फेरस क्लोराइड है ना, FeCl2 FeCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो लोहा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया करेगा तो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो FeCl2 को ही बोलते हैं फेरस क्लोराइड। तो याद रखना इसको फेरस क्लोराइड बनेगा। एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 देखो कितना इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम समझा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। बायोलॉजी वाला में हम समझाएंगे, बायोलॉजी वाला में डायरेक्ट, बायोलॉजी वाला आसानी से याद हो जाएगा, ये सब समझाने वाला क्वेश्चन सब था। एक प्रखनली में थोड़ा बेरियम क्लोराइड बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाए तो मिश्रण को कांच की छड़ से हिलाया जाए तो इस अभिक्रिया के निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? प्रखनली को स्पर्श करने पर गर्मी होती है, प्रखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है, मिश्रण का रंग हरा हो जाएगा, उपयुक्त कथन गलत है, सब कथन गलत है। तो कौन सा अब सही होगा? तो देखना पड़ेगा, इसका मतलब जो है ठंडक महसूस। तो एक प्रखनली में थोड़ी बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें अमोनियम क्लोराइड डाला जा रहा है, तो इस कांच को हिलाए जाने के बाद क्या होगा? प्रखनली स्पर्श करने पर ठंडा महसूस होने लगता है। कभी कभी ऐसा वाला रिएक्शन करेगा तो ठंडा महसूस होने लगता है, तो ये ठंडक महसूस होने लगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा। अब भाखड़ा चूना के जल विलयन से, भाखड़ा चूना के जल विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? कौन सा पदार्थ बन जाता है जिसके कारण दीवार चमकने लगता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कौन सा बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। खो हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से विक्रिया होगा, अभी देखो ये सब इंपॉर्टेंट आ गया। हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से विक्रिया हो गया तो HCl फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर बना दिया, तो इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकारक है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक? ऑक्सीकारक किसको कहते हैं? जब ऑक्सीजन निकल जाएगा, इस सब ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकलना, ये Cl है, क्या हो जाएगा? 31 का खो न मुझे, तो ये क्लोरीन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लोरीन में आकर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे क्लोरीन से हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। हाइड्रोजन का जुटना ही क्या कहलाता है? ये हाइड्रोजन का जुटना और अपकरण कहलाता है। जिस पदार्थ का अपकरण होता है उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर खो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात कितना मुक्त होता है? H2O का मतलब कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, मतलब 1:2 हो जाएगा, 1:2, 32 का गो 2:1। वाटर का फॉर्मूला कितना होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसी में मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, तो 2:1 हो जाएगा। कौन सा संश्लेषण अभिक्रिया है? संश्लेषण अभिक्रिया मतलब क्या हो गया? दो पदार्थ जुटकर एक नया पदार्थ निर्माण करेगा। मैग्नीशियम जब यही दोनों तो है, ये दोनों जुट कर एक नया पदार्थ का निर्माण कर, यही संयोजन अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया और ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। आप देखो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला फिल्म बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड के गाढ़े भूरे रंग को बोतल में रखा जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का एक वाष्पशील पदार्थ है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में संपर्क में अपघटित हो जाता है, यही मतलब है। ये सूर्य प्रकाश में क्लोराइड सफेद रंग का सफेद रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को क्या बोला जा रहा है? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 36 में लिखो, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है? कौन सा संतुलित समीकरण है? तो कैसे बनाएंगे हम लोग? संतुलित समीकरण नहीं है,
ये तो बैलेंस करना, पढ़ाई दिए अब बैलेंस करते रहना होता है। यहाँ पे 2 गो कॉपर है तो यहाँ पे 2 गो कॉपर है, हाँ है। यहाँ पे नाइट्रोजन के गो है तो 2 गो नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन गो नंबर 3 गो नाइट्रोजन है, ये तो गलत हो गया। ये वाला है गो नंबर गो ये। हाँ और देखो यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ के गो पोटेशियम 2 गो, ठीक है। यहाँ पे के गो मैग्नीशियम है, 2 गो मैग्नीशियम यहाँ पे भी है। यहाँ पे के गो मैग्नीशियम है, 2 गो मैग्नीशियम हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो 4 गो, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, 8 2 10 ऑक्सीजन, और 10 ऑक्सीजन और 5 दूनी 10 ऑक्सीजन इधर, मतलब 8 ऑक्सीजन इधर, 10 10 और 10 20 ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ 4 गो ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, 8 8 बार 8 8 16 16 4 20 ऑक्सीजन हो गया, बिल्कुल सही। अब क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, दूधनी 4 है हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन दिखना है दूधनी 4 हाइड्रोजन, यानी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर। ये कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है, अरे संतुलित समीकरण नहीं तो संतुलित समीकरण है ना, सब बराबर बराबर हो गया, तो संतुलित समीकरण ये वाला ना है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे के गो था, देखो तो 2 गो नाइट्रोजन यहाँ पे था, यहाँ नाइट्रोजन 3 गो थे, ये तो संतुलित समीकरण नहीं है, 36 का को होगा, है ना, 36 का को, ये संतुलित समीकरण हो गया। ये कौन सा समीकरण हो गया, संतुलित। ये भी समीकरण संतुलित होगा, ये भी समीकरण संतुलित, तो संतुलित बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, को हो गया। अब चलो यार 10 गो क्वेश्चन और बचा, अब खत्म हो जाएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हम बता दिए। चलो अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। 37 में देखो तो क्या बोला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें बोला जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर एक ओविला अवक्षेप प्राप्त होता है, सही बात है, इसी को तो अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर क्या होता है, अवक्षेप सफेद पदार्थ बनता है, तो ये सही है। सिल्वर क्लोराइड धातु के टुकड़े में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। सिल्वर क्लोराइड के धातु के टुकड़े में तनु हाइड्रोक्लोरिक, यानी सिल्वर का बहुत कमजोर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं होती, बिल्कुल सही है। ये कौन सा कथन सही नहीं बोला, जल विद्युत का अपघटन करने पर H+ और OH माइनस आयन देगा, मैं जल विद्युत का अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये वाला गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गो सही होगा। काली चूना और जल के बीच होने वाला रासायनिक अभिक्रिया के बीच में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत, अब उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। काली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया बीच में कौन सा कथन असत्य है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बिल्कुल सही बनता है। कैल्शियम में पर्याप्त उष्मा रिलीज होता है, ये भी होता है। उष्मा छेपी अभिक्रिया है, उष्मा उत्सर्जित होता है, ये उष्मा छेपी मतलब उष्मा उत्सर्जित होगी, ये भी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, काली चूना और जल के बीच में अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये काली चूना किसको कहते हैं, काली चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, काली चूना में कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO। जब वाटर H2O से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को। जन कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। यह उष्मा छेपी हुई अभिक्रिया है। कौन सा कथन और सत्य न बोला जा रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH2, उल्टा दिमाग में गलती छपा गया, CH2। यहाँ बोला जा रहा है कौन सा कथन गलत है, गलत ना है, यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ तुम सही बोला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है, ये वाला, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, घो नंबर सही हो जाएगा, ताकि इसमें गलते बारे में बोला, कौन सा गलत है, क्योंकि इसमें इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये मतलब बनता है, ये सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है, इसलिए। वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है, यानी वसायुक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का जो उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, एंजाइम, उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। तो
एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। किसको कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। बाहरी पदार्थ को मतलब खराब होने से बचाता है। कॉपर सल्फेट के जल विलयन में लोहे के कील को डुबाया जाता है। लगभग 30 मिनट के बाद यह पाया गया कि विलयन का रंग कैसा रंग का हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाएगा? नीला से हल्का हरा हो जाएगा। नीला से हल्का हरा हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के जल विलयन में लोहे की कीलों को डुबाया गया। कॉपर सल्फेट ले लेना है, उसमें लोहे का कील डाल देना है। उसके बाद 30 मिनट के बाद देखना है कि विलयन का रंग क्या हो गया। नीले से उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा रंग का हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का होता है, उसको बोलते हैं नीला थोथा। वो आगे पढ़ाएंगे, सेकंड टॉपिक में आएगा। नीला थोथा किसको कहते हैं? अम्ल, क्षार और भस्म। हाँ, एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जल विलयन में डुबाया गया और करीब 20 मिनट के बाद यह पाया कि विलयन में से बाहर निकाला गया कि इस चमकीले धूसर रंग की परत जमी थी। कौन से रंग की? धूसर रंग की परत जमी थी। इससे पता चलता है कि कौन सा अभिक्रिया जो है सबसे ज्यादा तेजी से हो रहा है। एल्युमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। नहीं बोलते पोटेशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर जिंक आता है। तो एल्युमिनियम क्या है? जिंक से ज्यादा क्रियाशील। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? को सही हो जाएगा। को भी हो सकता है। नहीं, को ही होगा। जिंक एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है। नहीं, जिंक नहीं है, एल्युमिनियम ज्यादा पावरफुल है जिंक से। एल्युमिनियम मार के भगा देगा जिंक को, लेकिन जिंक मार के नहीं भगा सकता है एल्युमिनियम को। नहीं, देखो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। एल्युमिनियम के बाद जिंक आता है, जिंक के बाद लोहा आता है, लोहा आता है। वो अभी क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाएंगे ना तो याद हो जाएगा आसानी से। क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये भूल जाएगा ना तो फिर साउंड नहीं जाएगा, इसलिए देखते हैं बार बार। हल्का ऊपर कर लीजिए, हल्का ऊपर कर लीजिए। नहीं, ठीक है। बोले रखा हुआ रहता है, इसको यूज करें पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 42 में मैग्नीशियम के जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले आया जाए तो फीते का जलना जारी रहे, जिसके फलस्वरूप यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम के जले फीते। अब देखो मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते को नाइट्रोजन से भरे एक पात्र में, एक नाइट्रोजन हो गया, फीते को जलना जारी रखे तो यौगिक कौन सा? मैग्नीशियम का बैलेंसी होता है 2, नाइट्रोजन का कितना होता है बैलेंसी? तो नाइट्रोजन यानी 7 होता है, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा बैलेंसी मतलब 2, 5 में 2 गया 3 होगा। नाइट्रोजन का बैलेंसी 3 होता है। अभी रिएक्शन करेगा ऐसे और ऐसे, क्रॉस रिएक्शन, तो ये Mg3N2 बनेगा। Mg3N2 देखो तो कौन सा ऑप्शन में? गो नंबर में है। देख लेते ऑप्शन 42, ठीक है। 42 का गो हो गया। कौन सा हो गया? Mg। मैग्नीशियम का होता है 2 वैलेंसी। ये क्लास 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ाएंगे आपका आगे में। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। 10 2 कितना हो गया? नहीं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 2 10 हो गया। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो मैग्नीशियम का 2 हो गया। नाइट्रोजन का 3 कैसे होता है? क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और बचा 5। नहीं, 5 2 7 होता है। 5 में 8 में 5 को घटा देते तो 3 होता है। वो जब 9th क्लास में पढ़ा होगा तब समझ में आएगा। नहीं पढ़े तो आगे में बताएंगे इसे हम। अभी मतलब ऐसे समझा देंगे, अभी इतना समझा दें। मैग्नीशियम का 2 हो गया, नाइट्रोजन का बैलेंसी 2 हो गया, क्रॉस MgNO2 इसी में दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? एक सिलेंडर से उच्च दाब पर नाइट्रोजन का भंडारण, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। एक प्याले में पेट्रोल की खुली हवा में रख देना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। खुला पेट्रोल रख देंगे प्याले में तो अभिक्रिया नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रवीभूत करना, ये भी नहीं। तांबे की तार को उच्च दाब पर वायु में गर्म करना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। वो हो गया। तांबे की तार को जब उच्च ताप पर गर्म करेंगे तब ये रासायनिक अभिक्रिया है। किस युग्म के बीच में विस्थापन अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया किसके बीच में होगा? सोडियम क्लोराइड और विलयन कॉपर धातु के बीच में होगा। ये नहीं होगा, इसमें ये होगा। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जब कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके बीच में होगा कौन सा अभिक्रिया? इसके बीच में होगा विस्थापन अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्रेट और विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हो गया और कॉपर धातु हो गया, इसके बीच में विस्थापन अभिक्रिया होता है। आप देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला सब चीज को समझना और
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब ऑक्सीकरण कब अपकरण अभिक्रिया होता है? निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया ऐसा है जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों अभिक्रिया हो रहा है? ऑक्सीकरण अपकरण यानी जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन निकल गया, इससे क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गया। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये इसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों अभिक्रिया हो रहा है। ऑप्शन नंबर गो गया है। तो ये अम्ल क्षार भस्म हो गया, मतलब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब ये फेरस ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया किया तो लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपकारक है। अपकारक कौन सा है? अब इसमें ये बताना है। तो खो नंबर खो 46 का खो मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अपकारक बोला जा रहा है। अपकारक मतलब क्या हो गया? अपकारक किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन जुट जाता है तो अपकारक कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुटना, जैसे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड था, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अपकारक है। ये क्या है? अपकारक है। अब ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा? इसमें बताना है कि ऑक्सीकारक ये कोई 11th क्लास में पढ़ाते हैं, मतलब अब ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर, तो उससे भी हम लोग पता कर लेते हैं, लेकिन अभी 11th में पढ़ते हैं, खाली ऐसे याद रखना। ऑक्सीजन जुटना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का निकलना अपकरण अभिक्रिया होता है। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो यहाँ पे वाटर ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया, क्योंकि ऑक्सीकारक मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ पे जल का क्या हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। जल क्या हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑप्शन नंबर को हो गया। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ये वाला खो नंबर। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का उदाहरण है? दहन हो गया। मतलब जब पेट्रोल जलाएंगे तो क्या होगा? दहन होगा, जलेगा ना। और पेट्रोलियम में मतलब पेट्रोलियम गैस का जलना क्या कहता है? दहन। दहन पढ़ाए थे। धातुओं में कौन सा कॉपर सल्फेट के विलय में कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता? अब कौन शक्तिशाली है कौन कमजोर है उसमें मतलब ध्यान देना पड़ेगा। तो 49 का घो नंबर हो गया। कौन सा हो गया? चांदी। एयू मतलब होता है चांदी, ना एयू मतलब होता है सोना, और एजी मतलब होता है चांदी। सोना कमजोर है, कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित नहीं करेगा, लेकिन कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया और एल्युमिनियम, ये सब विस्थापित कर देगा कॉपर को। ये शक्तिशाली है, हाँ मजबूत है, शक्तिशाली। कॉपर को मार के गिरा के भगा देगा, लेकिन सोना को मार के नहीं गिराएगा। सोना तो अपने कमजोर है, क्रियाशीलता श्रेणी में कमजोर है, लेकिन रुपया में क्या है? महंगा है। अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन परिवर्तन नहीं होता है? आयतन, भौतिक गुण, द्रव्यमान और रासायनिक गुण। द्रव्यमान हो गया, भौतिक गुण, आयतन हो गया, तो इसका द्रव्यमान में मतलब नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान नहीं बदलता। पहले जितना द्रव्यमान था बाद में भी उतने द्रव्यमान होगा। तो चलिए आज का सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों को नेक्स्ट सेशन हम क्षार और भस्म में पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसी तरह से बने रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। कल आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे।